तुम्हारी आंखों में क्या है? तुम्हारी आंखों में क्या है? मेरी आंखों में दुनिया का नशा है। तुम्हारी आंखों में क्या है? मेरी आंखों में, तुम्हारी आंखों में जो नशा है उसका मुझे पता है, क्योंकि मैं तुम्हारे जिस्म के हर नस पे काबिल हूं। हाय, दिस इज इमारा एंड दिस इज माय शो प्योर हिस्ट्री। आज का शो एक ऐसे शख्स के बारे में है जो लोगों के दिमाग के अंदर घुस जाता था। दिमाग के अंदर घुस के उसकी सोच को काबू में कर लेता था। इंसान क्या सोच रहा है वो उसे पता रहता था। इंसान की सोच को वो डाइवर्ट कर देता था और इंसान वही सोचता था जो वो चाहता था। क्या ऐसा हो सकता है? यस, ऐसे ही हुआ था। क्योंकि मैं कोई चमत्कार और कोई मैजिक की बातें नहीं कर रही हूँ। मैं हिस्ट्री लेती हूँ, इतिहास की बातें करती हूँ जिसका प्रूफ हो और जिसका हर वक्त कोई ना कोई सबूत हो, उसी पे मैं बातें करती हूँ। उसके अंदर ऐसी ताकत थी जो इंसान की सोच को बदल देता था। उसके अंदर ये ताकत थी। आप इसे कह सकते हैं कि टेलीपैथी या हिप्नोटिज्म, हिप्नोटाइज कर देना। तो ये चीजें तो आज के लोग हैं या जो भी है उस जमाने बहुत पुराना है, पर उसके अंदर ये ताकत थी कि वो लोगों के नस को समझता था। इंसान के हाथ के नस को देख के समझ लेता था कि उसका जो है अगली सोच क्या है। आपने बहुत जमाने पहले दूरदर्शन पे एक सीरियल आया करता था, मालगुडी डेज। अगर आप लोगों को याद है, मैं बहुत छोटी थी उस वक्त मैंने देखा था कि मालगुडी डेज में एक स्टोरी बताई गई थी जिसके अंदर एक सेलर एक चश्मा बेचता है और वो चश्मा जब बेचता है तो जो खरीदने वाला है जैसे ही पहनता है उसको चश्मे वाले के मन की बात पता चल जाती थी। ताज्जुब की बात है। ये तो एक कहानी थी, यानी ये एक कहानी तो एक बनाई हुई होती, इसमें कोई फैक्ट नहीं था। तो ये बहुत ही खूबसूरत, हम बच्चों को बहुत पसंद आया था। मालगुडी डेज में ये कहानी बताई गई थी जिससे चश्मा पहनने से सामने वाला क्या सोच रहा है वो सारी चीजों को जान जाता था। ठीक उसी प्रकार इस आदमी में ऐसी शक्ति और ताकत थी कि ये सामने वाले के सोच को समझ लेता था और उसके सोच को कन्वर्ट करके वो वही सोचता था जो ये चाहता था। इमेजिन। तो मैं बात करने जा रही हूं उस शख्स की जिसका नाम तो उसके पेरेंट्स ने कुछ और रखा था, जिसका असली नाम था ग्रिगोरियच मैसिंग, पर पूरी दुनिया उसे वोल्फ मैसिंग के नाम से जानती थी। मैं आज बात करने जा रही हूँ वोल्फ मैसिंग। जैसा कि नाम इतना विचित्र है तो ये इंसान कैसा विचित्र होगा। यानी भेड़िया का कैरेक्टर क्या है, क्या होता है? जैसे कि टेल वैगिंग, मजल लिकिंग एंड टेल टैकिंग। एक ऐसा कैरेक्टर जो कुछ भी कर सकता था वक्त आने पे और कैसे भी अपने आप को मोल्ड कर लेता था। ये उसका कैरेक्टर था। ताज्जुब की बात है, इसका जन्म होता है पोलैंड में। 1899 में मैसिंग का जन्म होता है, पोलैंड में जन्म होता है इनका। और इनके जो फैमिली थी, इनकी फैमिली जो है बहुत ही धार्मिक फैमिली थी। यानी आप जिसे पादरी कह सकते हैं, जैसे पादरी, पंडित या मौलवी होते हैं, वो इस ढंग से। ये यहूदी परिवार में इनका जन्म हुआ था और इनके फैमिली वाले बहुत ही रिलीजियस थे, बहुत ही शरीफ और बहुत रिलीजियस। और इन रबाई कहा जाता है, जो पोलैंड में पादरी थे उनको रबाई कहा जाता है। तो इस फैमिली से ये बिलोंग करते थे और इनके फैमिली यही चाहते थे कि इनका बेटा बड़ा होकर रबाई बने और अपने माँ बाप के प्रोफेशन को ही अपनाए और यही चीजों को आगे बढ़ाए। पर इनका दिल तो लगता नहीं था, ये कुछ और चाहता था। ये दुनिया को फतेह करना चाहता था। ये चाहता था
कि इसे क्या करना है, इसे समझ में नहीं आ रहा था, पर इसे पंडित तो बिल्कुल भी नहीं बनना था। इस वजह से इसके फैमिली वाले बहुत नाराज होते हैं और उनके जो पिता हैं उनको बहुत मार मारते हैं। बहुत मार पड़ती है तो वो घर छोड़कर भाग जाता है। जब उसकी उम्र है बिल्कुल 14-15 के एज में, उनका एज था जब वो घर छोड़कर भाग जाता है और वो जर्मनी जाने वाली ट्रेन, बर्लिन की ट्रेन में चढ़ जाता है। उस ट्रेन में वो जाकर छुप जाता है बेंच के नीचे। ये 1940 की बात है और ये मैं इसलिए बता रही हूं कि उस वक्त उसके पास ना एक पैसा था और ना ही उसके पास टिकट था। उसने अपनी एक किताब लिखी है जिसे ऑटोबायोग्राफी कहा जाती है, उसने लिखी है, जिसका नाम है अबाउट माई सेल्फ। और बहुत ही खूबसूरत ढंग से उसने ट्रेन की इस घटना का वर्णन किया है कि ट्रेन में हुआ क्या था उसके साथ। इतना छोटा लड़का वो ट्रेन में बेंच के नीचे छुपा था। वो इस घटने को बताता है कि किस ढंग से वो बेंच के अंदर छुपा बैठा था। तभी टीटी आता है। टीटी आता है और कहता है टिकट प्लीज, टिकट। वो डर जाता है, उसे घबराहट होती है, पल्पिटेशन होता है, वो बेचैन हो जाता है कि ना मेरे पास पैसा है ना मेरे पास टिकट है, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं क्या करूंगा, मुझे टीटी अगर पकड़ लेगा तो। उसे स्वेटिंग होने लगती है। फिर वो क्या करता है कि जमीन में गिरा हुआ एक कागज का टुकड़ा को वो उठाकर टीटी के हाथ में दे देता है और अपने मन में सोचता है कि हे ईश्वर, जो भी उसके खुदा या गॉड, कि इस कागज के टुकड़े को टिकट बना दे। और वही होता है। टीटी जब हाथ में वो कागज का टुकड़ा लेता है तो थोड़ी देर वो देखता है और देखने के बाद फिर वो बोलता है, हे यंग मैन, व्हाई आर यू सिटिंग देयर, कि तुम्हें क्या हुआ है, जब तुम्हारे पास टिकट है तो फिर भी तुम जो है बेंच के नीचे छुप कर क्यों बैठे हो, ऊपर आओ, सीट पे आके बैठो, अपने सीट पे आके बैठो। वो घबरा जाता है, उसे समझ में नहीं आती है। तब उसी दिन उसे अपनी ताकत का पता चलता है कि शायद उसके अंदर कोई ऐसी ताकत थी जो इंसानों को, वो उसके माइंड में अपनी बातों को डाल देता था। उस दिन उसे समझ में आता है और वो बहुत खुश होता है। वो कागज का टुकड़ा लेकर वो बैठ जाता है। फिर वो ट्रेन चली जाती है जर्मनी, जहां पे दुनिया का सबसे डेंजर इंसान अडोल्फ हिटलर का राज था। चारों तरफ दुनिया में खौफ था हिटलर का। पूरी दुनिया हिटलर से डर रही थी कि वो क्या क्या कर रहा था। लोगों को तो इस ढंग से वो जान से मारता था कि जैसे इंसान नहीं है, कोई भेड़ बकरी है, कोई मुर्गी है। इस ढंग से वो इंसान के जान को खत्म करता था। नस्ल भेदी था वो जर्मनी जाकर मैसिंग एक नया नाम लेता है जिसको बोलते हैं वॉल्फ मैसिंग, वो अपना नाम रखता है। उसके बाद वहां वो फेमस हो जाता है। वो छोटे मोटे करतब सर्कस ज्वाइन करता है जहां वह जादू दिखाता है, यानी हाथ की सफाई, बहुत सारी चीजें दिखाता है और अपने ब्रेड बटर यानी जीवन में सरवाइव करने की कोशिश करता है। वो सरवाइव करने लगता है और लोग उसे जानने लगते हैं। तभी उसके दिमाग में एक बात आती है और वो एक भविष्यवाणी कर देता है, यानी वो प्रिडिक्शन करता है और कहता है, क्योंकि उस जमाने में सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, और ये कहता है कि अगर हिटलर रशिया पे आक्रमण करेगा तो हिटलर मारा जाएगा। ये बातें जब हिटलर तक पहुंची कि एक मामूली से इंसान ने ऐसा भविष्यवाणी कर दिया, तो हिटलर गुस्से से आग बबूला हो गया और वो अपने सारे आर्मी को उसके पीछे लगा दिया कि उसे पकड़ कर लाओ, और उसके ऊपर 2 लाख मार्क का इनाम रखता है। मार्क कहते हैं जर्मनी के रूपीस को। 2 लाख मार्क का इनाम रखता है कि जो भी उसे पकड़ कर लाएगा उसे 2 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। क्योंकि वो परेशान हो गया है कि ऐसी किसकी हिम्मत है कि मेरे बारे में भविष्यवाणी कर रहा है कि अगर मैं आक्रमण करूंगा तो मैं मारा जाऊंगा। इस वजह से उसे अपनी जान बचाकर चुपचाप वहां से भागना पड़ता है और वो भागने में कामयाब हो जाता है मैसिंग। और भागने के बाद वो रशिया चला जाता है। रशिया जाने के बाद भी वो वही काम करता है, सर्कस ज्वाइन करता है, छोटी मोटी चीजें अपने ब्रेड बटर के लिए सरवाइव करता है, लोगों को करतब दिखाता है, जादू दिखाता है और अपनी चीजों को वो काम करने लगता है। पर चूंकि ये खबर पूरी दुनिया में फैल चुकी थी और ये उस जमाने में
वहां का डिक्टेटर था स्टालिन, यानी रशिया का जो बादशाह था उसका नाम था स्टालिन। वो ये खबर वहां तक भी पहुंची हुई थी कि ऐसी कोई खबर है, किसी ने प्रिडिक्शन किया है कि अगर हिटलर ने आक्रमण किया तो वो मारा जाएगा, और वही हुआ था। तो उस जमाने में रशिया क्या है, ये आज भी जो है एक कम्युनिस्ट है, यानी कम्युनिज्म है वहां पे लोग एथिस्ट होते हैं, किसी धर्म या किसी चमत्कार या जादू या हाथ की सफाई में बिलीव नहीं करते। वो लोग भौतिकवाद होते हैं, उनको ये सब चीजें पसंद नहीं है। और अगर कोई ऐसी काम करता है तो उसको सीधे सजाए मौत दे दी जाती थी उस जमाने में। अभी का मुझे पता नहीं, उस जमाने में सजाए मौत दे दी जाती थी स्टालिन के समय। तो वहां जाकर सरवाइव करना, ये जादू कर रहा था। तभी जो है एक दिन वो अपने मंच पे लोगों को अपना कर्तव्य दिखा रहा था, जादू दिखा रहा था। तभी उस एक बैग जो कर्टन गिरता है थिएटर का, और उसके बाद सबको कह दिया जाता है ही इज अरेस्टेड, यानी अब उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। और उसको सीधा क्रिमिनल की तरह उसे पकड़कर स्टालिन के पास ले जाया जाता है। इतना बड़ा डिक्टेटर रशिया का, उसे पकड़कर स्टालिन के पास ले जाया जाता है और स्टालिन के सामने पेश किया जाता है। तो स्टालिन उसे देखता है और वो कहता है कि क्या तुमने ये प्रिडिक्शन किया था, भविष्यवाणी की थी, ऐसी बातें की थी? तो वो घबराता है, बोलता हाँ मैंने तो किया था। तो वो कहता है कि मैं नहीं मानता, प्रूफ करो। अगर मैं तुम्हें 3 चीजें देता हूं, अगर तीनों चीज में तुम जो है सक्सेस हो गए तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, और अगर तुम सक्सेस नहीं हुए तो हम तुम्हें सीधा फांसी दी जाएगी तुम्हें, कि तुम्हारे जादूगर दिखाने में, जादूगरी में तुम्हें फांसी दे दी जाएगी। वो घबरा जाता है। मेसिंग के पास कोई भी चीजें ऑप्शन ही नहीं है, वो करता तो क्या करता, क्योंकि वो तो डिक्टेटर के पास था। उसके बाद क्या होता है कि स्टालिन की जितनी भी आर्मी थी उसके साथ वो बोलता है मैं 3 काम तुम्हें देता हूं, उससे बचकर अगर तुम निकल गए तो फिर मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। तो उसे पहला काम देता है स्टालिन। वो कहता है कि मॉस्को का जो सबसे बड़ा बैंक है वहां जाकर तुम 2 लाख रूबल निकाल के लेके आओ और मुझे दो। मैं देखना चाहता हूं तुम लोगों के माइंड को कैसे कन्वर्ट करते हो। तो रूबल कहते हैं रशिया के रुपीस को। तो उसको क्या है, उसकी आर्मी के साथ उसको वहां भेजा जाता है। वो अकेले जाता है रशिया का सबसे बड़ा बैंक, जहां उसका अकाउंट भी नहीं था, और उसे वहां छोड़ दिया जाता है। वो जाता है, फिर वही कागज का टुकड़ा वो वहां के ट्रेजरर को देता है, और 2 लाख रुपया लेकर ट्रेजरर उस कागज को देखता है। देखने के बाद सोचता है, और उसके बाद वो फौरन 2 लाख रूबल निकाल कर दे देता है, और वो लेकर जाता है, जाके स्टालिन के हाथ में दे देता है। सब लोग परेशान कि ये कैसे हुआ कि इतनी सुरक्षा, इतने ज्यादा के बाद ये जाता है, सिर्फ एक कागज का टुकड़ा देता है, और देने के बाद वो 2 लाख रूबल लेकर आ जाता है। तब भी स्टालिन को यकीन नहीं होता है। वो कहता है ऐसा हुआ कैसे। फिर जब ये वापस जाते हैं, जाकर उस ट्रेजरर को वो रुपीज लौटा देते हैं, तो वो ट्रेजरर जब देखता है कि वो कागज का टुकड़ा था, उस बेचारे को तो हार्ट अटैक हो जाता है और वो बेहोश होकर गिर जाता है कि उसके हाथ से हुआ क्या। 2 लाख रूबल उसने दे दिया सीधे कागज के टुकड़े पे, और जहां जिसका अकाउंट भी नहीं है। फिर भी स्टालिन उससे खुश नहीं होता है। वो कहता है एक और काम करो। वो क्या करता है कि वहां के सबसे रशिया के बहुत बड़े जेल के अंदर उसको बंद कर दिया जाता है, सब तरफ से दरवाजा बंद, बहुत सुरक्षा में, और कहता है कि तुम 12:05 पर मेरे सामने पेश हो जाओ। ये काम उसे दिया जाता है। उसके बाद फिर क्या होता है, मेसिंग जो है वहां से निकल जाता है, और एग्जैक्टली 12:05 पर वो स्टालिन के सामने खड़ा हो जाता है। वो घबरा जाता है स्टालिन, ये कैसे, इतनी सुरक्षा के बाद वो अपने को खोल लेता है। खोलने के बाद वो बाहर आ जाता है, फिर भी वो नहीं मानता है। अब बोलता है तुम्हारा लास्ट एग्जाम है, अगर इसमें तुम पास कर गए तो मैं सोचूंगा। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये होता है कि उसको कहता है, स्टालिन कहता है, क्योंकि स्टालिन जो है रशिया का बहुत बड़ा डिक्टेटर था, और 300 कमरे के अंदर छुप के वो कहाँ रहता था उसकी वाइफ को भी नहीं पता था। इतनी सुरक्षा थी
कि पहले सेना को नहीं पता, दूसरे सेना को नहीं पता कि वो कौन से कमरे में कब रहता है, कब सोता है और कहाँ जाता है। इतनी सुरक्षा के अंदर स्टालिन रहता था रशिया में। तो उसको बोलता है अगर तुम मेरे कमरे में रात में 12 बजने के बाद आ जाओगे तो मैं मान लूंगा। फिर दूसरे दिन जब 12:05 होता है, वो देखता है स्टालिन कि वो उसके रूम में खड़ा है, उसके रूम में जहां स्टालिन सो रहा था और वो वहां खड़ा था। स्टालिन घबरा जाता है, कहता है ये कैसे हुआ, तुम यहां तक आए कैसे, तुम पहुंचे कैसे, लोगों ने आने कैसे दिया। तो वो कहता है मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ आपके सिक्योरिटी गार्ड लोगों को बोला कि मैं बैरिया हूं। बैरिया कहते थे जो स्टालिन के बाद आर्मी की बहुत बड़ा पोस्ट होता था रशिया में। मैं बैरिया हूं ये बोला और लोगों ने उसे सलूट मारकर उसे अंदर आने दिया। वो सीधा स्टालिन के कमरे में गया। फिर स्टालिन मान गया और उसे सजाए मौत नहीं दी। उसने कहा कि ये किस ढंग से लोगों के माइंड को पढ़ता है और अपने जितने भी जो उसके आर्मी में थे लोग थे, उसने कहा ये तो बहुत काम का आदमी है, क्योंकि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अगर ये लोगों के दिमाग को समझ जाएगा, पढ़ लेगा, तो मैं तो ऐसे ही जीत जाऊंगा। क्योंकि लोग अगर बम फेंकने आएगा कंट्री पे, तो वो ये बम को इस कंट्री में फेंकने के बजाय वो अपनी ही कंट्री में फेंक देगा, अगर ये माइंड कन्वर्ट कर देगा तो। क्योंकि इसके पहले तो रशिया में लोगों को फांसी दे दी जाती थी। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो लोगों को फांसी दी गई थी वहां पे। उसके बाद स्टालिन जो है उसे वहां पे रखता है और वो जब तक जिंदा रहता है रशिया में ही रहता है। तो मॉस्को में इसके पहले और भी बहुत सारे केस हुए थे। तो जैसे कहा जाता है, एक मैलिन नाम का जो साइंटिस्ट था वो रिसर्च कर रहा था कि इंसान का जो दिमाग है आगे का वो सिर्फ 1% होता है, यानी आगे का दिमाग सिर्फ 1% है और सारी शक्ति पीछे के दिमाग में होती है। 4% पीछे, 1% आगे। तो वो क्या कर रहा था कि लोगों के दिमाग में ये बोलता था कि देखो तुम्हारे सर के पीछे यानी तुम्हारे गर्दन पे कीड़े चढ़ गए हैं और तुम खुजाओ, उसे झाड़ो। तो लोग घबराते थे और पीछे से वो अटैक करता था कि देखो तुम्हारे सर पे कीड़े हैं। तो हर आदमी, तो इससे ये साबित होता था कि अगर पीछे से कोई किसी को ऐसे उसकी अवधारणा को चेंज करता है तो वो इन कामों में आ जाता है। और ये ऐसा एक चीज चली थी रशिया में कि लोग पीछे खुजाना ही छोड़ दिया था कि भाई अगर मैं ऐसे करूंगा लोग बोलेंगे अरे तुम्हारे पीछे कीड़े चल रहे हैं, और नहीं भी चल रहे हैं तो लोग ऐसे ऐसे झाड़ना शुरू कर देते हैं कि अरे हाँ सचमुच हमारे ऊपर कीड़े चल रहे हैं। तो ये बात थी। तो मैं आज इसके बारे में इसलिए बात कर रही हूं कि जब मुझे इनके बारे में पता चला, एक ऐसा साइकिक पावर, एक ऐसा सुपर पावर अगर इंडिया में होते या और भी कंट्री में होते तो शायद इसे भगवान, गॉड, देवता या दैवीय शक्ति का नाम दे दिया जाता, पर नहीं। ये सिर्फ एक टेलीपैथी, हिप्नोटिज्म था। इसने खुद कहा कि मैं जो हूं, लोगों के जो नस होता है, जो नस की जो प्रवृत्ति है, उससे वो लोगों के अंदर की सोच को समझ जाता था कि सामने वाला क्या सोच रहा है और क्या करने वाला है। इसके वजह से ये पूरे दुनिया में फेमस हो गया था। जैसे दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन, ये इनसे इतने प्रभावित थे, खुद वो इतने बड़े साइंटिस्ट थे, पर वो ये सोचते थे कि ये कैसे करता है वो। हमारे फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी, ये भी इनसे बहुत प्रभावित थे कि आखिर ये कैसे करता है। हिटलर का तो पता ही है, बाद में इसका प्रेडिक्शन साबित हो गया और हिटलर मारा गया। जब उसने रशिया पे आक्रमण किया तो वो हिटलर मारा गया, यानी इसका प्रेडिक्शन जो है साबित हो गया। उसके अलावा स्टालिन, दुनिया का इतना बड़ा डिक्टेटर रशिया का, जो किसी की नहीं सुनता था, किसी की नहीं समझता था, पर उसने इसकी बात को माना। इतने एग्जाम लेने के बाद उसने इसे एक्सेप्ट किया कि वाकई में कोई ताकत है। जब इसकी मौत हो गई 75 साल के एज में, जब इनकी मौत हो गई, उसके बाद बहुत सारे किताब आए, बहुत सारी डॉक्यूमेंट्री इन पे बनी और इनके चीजों पे रिसर्च हुआ कि आखिर ये था क्या। लोगों ने इनके माइंड को, इनकी बॉडी को, रशिया के लोगों ने, वहां के साइंटिस्ट ने इनके ऊपर बहुत रिसर्च किया, पर आज तक लोगों को पता नहीं चला कि इस वोल्फ मेसिंग की जो ताकत थी,
वो क्या थी, वो शक्ति थी, वो क्या थी, वो कैसे इंसान को उनके दिमाग में घुसकर वो बातें पढ़ लेता था और उसकी सोच को बदल देता था। तो मैं भी बहुत प्रभावित हूँ वॉल्फ मैसिंग से, इसीलिए मैं ये शो बना रही हूँ। आपको ये शो कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट्स में लिखें। धन्यवाद।